हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके सब्जेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर अपन ने एजुकेशनल मैनेजमेंट का अध्ययन कर लिया है। आईसीटी अपनी कंप्लीट हो गई है, तो अगर उनकी क्लासें आपने नहीं ली है तो पहले जाके वो भी ले लेना, साथ में वो भी कंटिन्यू करते रहना। और अब अपन जो फर्स्ट पेपर में अपना जनरल साइंस सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने बायो और फिजिक्स पढ़ ली है और अभी केमिस्ट्री चल रही है अपनी। पिछली क्लास में अपन ने एटम के बारे में पढ़ा है। तो आई होप ये क्लासें आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, कमेंट करके फीडबैक भी देना, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले या मुझे ये पता लगे कि आपको रियल में ये क्लासें कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो वैसे फीडबैक देना, अगर कोई इनमें कमी लग रही है आपको तो वो भी फीडबैक देके आप बता सकते हो, शेयर स्वीकार है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी क्लासें आती है फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले क्लास में हमने एटम पढ़ना शुरू किया था, यानी परमाणु कि परमाणु के बारे में देख रहे थे। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा था, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक है, ये सब देखे थे अपन ने। या हमने इसके अंदर रदरफोर्ड का है या थॉमसन का है, ये सब परमाणु मॉडल देखे थे। जो आज की क्लास है अपने, इसके अंदर अपन शुरू करने वाले थे, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि इस क्लास में अपन पहले तो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति। और इसको क्यों पढ़ना है ये अभी जस्ट आपके समझ में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अपन, या आगे जो भी है प्लांक स्थिरांक है, इन सब की बात करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि जो अगला टॉपिक है वो आप अच्छे से कर सको। तो शुरू करते हैं बिना देरी के कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति। तो कैसी प्रकृति होती है कि द्रव्य के साथ विकिरण के अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत व्यवहार दर्शाती है। तो कैसी प्रकृति है? द्वैत, अर्थात तरंगीय एवं कणीय रूप। तो ये द्वैत, द्वैत का मतलब होता है कि दोहरा व्यवहार अगर दर्शाती हो। और कैसा दर्शाती है? तो एक तो तरंगीय और दूसरा कणीय रूप में संचरित होती है। परमाणु स्पेक्ट्रम से प्राप्त प्रायोगिक परिणाम से इस बात की पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। इसके बाद में यहाँ ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित भी किया मैंने कि जो विद्युत चुंबकीय या चुंबकीय विकिरण है या विद्युत विकिरण है, इनकी कैसी होती है? तो द्वैतीय प्रकृति होती है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों एवं स्थूल स्तर पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि विद्युत आवेशित कणों को त्वरित करने विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एकांतर रूप से उत्पन्न होते हैं। यह विद्युत तरंग एवं चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ये अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा चाहिए तो ये है। बाकी इससे अपने फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। इसकी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली विशेषता तो ये है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं वो दोलायमान आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होती है। किनके कारण? दोलायमान आवेशित कणों के कारण। तथा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र है ये परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तथा ये तरंग संचरण, जो तरंग है उसके संचरण की जो दिशा है या स्थिति है, इसमें भी क्या होते हैं? ये लंबवत होते हैं। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको विद्युत तरंगे हैं या विकिरण है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। जैसे ध्वनि है वो निर्वात में संचरित नहीं होती है, लेकिन ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इनकी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति है ये भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि अगर ये तरंगे हैं ये अलग अलग प्रकार की होगी तो इनकी जो तरंगदैर्ध्य है या आवृत्ति है ये भी अलग अलग होगी। इनके द्वारा निर्मित चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को दर्शाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मात्रक प्रयोग में आते हैं। जैसे इनका अभिलक्षण आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य से करते हैं, जिनका अपन माप करते हैं या कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के द्वारा इनका अपन मापन करते हैं, निकालते हैं। अब देखते हैं आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या है वही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और इसे अपन न्यूज से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स।
तो दोनों पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो अपन प्रचलित है मात्रक वो है हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन देखते हैं तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के किसी तरंग के दो निकटतम उच्चिष्टों यानी श्रृंग। उच्चिष्टों यहाँ देखो मैंने यहाँ दर्शा रखा है, ये रहा श्रृंग की दो निकटतम, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, अथवा दो निकटतम जो निम्निष्ठ है जिसे अपन गर्त बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। और इसे किससे दर्शाते हैं? तो इसे अपन लेमडा से दर्शाते हैं। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक है वो क्या होता है? तो मीटर। और इसे कभी कभी एंगस्ट्रम में भी दर्शाते हैं अपन या मापते हैं, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम बराबर यानी एक एंगस्ट्रम होता है उसके बराबर क्या होता है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान में रखना आप। एक बार कोई एग्जाम में पूछा है, कंपटीशन एग्जाम में, कि एक एंगस्ट्रम बराबर मीटर में कितना होगा? तो 10⁻⁻10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में बताना होगा तो 2 कम कर देंगे, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि तरंग दैर्ध्य यानी दो श्रृंगों के मध्य या दो गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उसे ही क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और इसे वैसे लेमडा में के द्वारा दर्शाते हैं और एंगस्ट्रम के द्वारा भी दर्शाते हैं। मीटर में इसका मापन करते हैं और एंगस्ट्रम में भी मापन करते हैं इसका। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रकाश की गति कि विद्युत चुंबकीय विकिरण निर्वात में प्रकाश के समान गति दर्शाते हैं, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मान भी ध्यान में रखना आप कि चाहे प्रकाश की गति हो चाहे विद्युत चुंबकीय विकिरणों की गति हो तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश की गति बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की गति को अपन दर्शाते हैं c से, आवर्ती है उसको दर्शा रहे थे न्यू से, और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से। तो न्यू इंटू लेमडा, अगर लेमडा का मान निकालना है अपने को यानी वेवलेंथ निकालनी है तो c/में न्यू, और अगर आवर्ती निकालनी है तो आवर्ती बराबर हो गया c/में लेमडा। आयाम यानी एप्टीट्यूड कि किसी सुरंग की अथवा गर्त की गहराई आयाम कहलाती है। कि चाहे तो ये ऊपर वाला होता है श्रृंग और नीचे वाला होता है गर्त, यानी कि जो गहराई होती है मूल रेखा से वही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। इसे ए से, क्योंकि एप्टीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं तो ए से दर्शाते हैं इसका, और मापन किस में करते हैं? इसका मीटर में ही इसको मापते हैं। उसके बाद में तरंग संख्या। तरंग संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तरंग में प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। इसका मात्रक है वो मीटर इनवर्स होता है, और इसे न्यू बार के द्वारा दर्शाया जाता है। न्यू बार बराबर होता है 1/में लेमडा, यानी 1/, तरंग दैर्ध्य। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के लिए अपन की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं इनकी प्रकृति देख रहे थे कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। इसे क्या कहलाते हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला था कि परमाणु है या चाहे अणु है, ये सब सिर्फ और सिर्फ विविक्त मात्रा में ही ऊर्जा का या तो उत्सर्जन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? अवशोषण कर सकते हैं। अर्थात कणों द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप में नहीं होता है। क्वांटम क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसका उत्सर्जन या अवशोषण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कणों के द्वारा होता है, क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। ऐसी जो भी न्यूनतम ऊर्जा है जिसका उत्सर्जन हो चाहे अवशोषण हो, वो किसके द्वारा होगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण के कणों के द्वारा होता है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा है जिसे ई ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, तो ई से डिनोट करते हैं। और उसकी आवृत्ति क्या होगी? यानी आवृत्ति न्यू है, ये आपस में समानुपाती होती है, यानी ई समानुपाती न्यू, और ई बराबर एच न्यू। एच यहाँ क्या है? तो ये प्लांक स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद में अगर हम यहाँ से जो न्यू है इसके बराबर अपने को पता है कि c/में लेमडा, अभी अपन ने पीछे देखा था, तो न्यू के जगह अपन लिखते हैं c/में लेमडा, तो ई बराबर क्या हो गया? hc/में लेमडा। उसके बाद में अपन देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान से देखना इसको भी। कि हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक समय पर किसी कण की स्थिति एवं संवेग का यथार्थ मापन क्या है? संभव नहीं है। कि एक समय पर अपन चाहें कि कोई कण है उसकी स्थिति का भी मापन कर लें और उसके संवेग का भी यथार्थ यानी एकदम सही से मापन कर ले, तो ऐसा क्या है? संभव नहीं है। अर्थात निश्चित समय पर कण की स्थिति अस्थिर अथवा संवेग क्या होता है?
शून्य होता है, यानी दोनों का यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि कण की स्थिति में परिवर्तन एवं संवेग में परिवर्तन का गुणनफल है वो h/4π से अधिक अथवा बराबर होता है, यानी डेल एक्स इंटू डेल पी है, यानी डेल एक्स यानी कण की स्थिति और डेल पी यानी कण का जो संवेग है, इन दोनों का गुणनफल है वो h/4π के या तो बराबर होगा या इससे क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। अब डेल एक्स डॉट एम डेल वी बराबर क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा h/4π के, और डेल पी बराबर होता है एम डेल वी, यहाँ से अपन ने यहाँ लिखा है, जहाँ डेल एक्स क्या है तो ये कण की स्थिति में परिवर्तन है, डेल वी क्या है तो ये वेग में परिवर्तन है, और एम क्या है तो कण का द्रव्यमान है, एच क्या है प्लांक स्थिरांक है, जो भी अपन ने देखा था। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं अपने को कि प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद में अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में, कि परमाणु के कक्षक में ऊर्जा स्तर को क्रमित करते हुए इलेक्ट्रॉनों को भरना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था के लिए उपकोषों की ऊर्जा ज्ञात होनी आवश्यक है, अथवा ऊर्जा का क्रम अवश्य ज्ञात होना चाहिए, उसके द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, यानी डिजेनरेट ऑर्बिट है वो क्या होते हैं, तो समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है वही क्या कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जैसे 2s है 2p है, ये आपस में क्या है, समभ्रंश कक्षक है। यहाँ एग्जांपल बता भी रखा है कि 2s और 2p क्या है, समभ्रंश कक्षक है। उसके बाद में कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम होते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकाल रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कक्षों में अगर अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उनके क्या नियम होते हैं। तो विभिन्न परमाणुओं में कक्षों में इलेक्ट्रॉन का भराव है वो आप वो या इसे आप बाहु भी बोलते हैं, आप वो भी बोलते हैं, और आप बाहु सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। आप वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ प्राथमिक रूप से कक्षकों का निर्माण करना होता है। आप वो नियम देखते हैं, मेन यही है कि इसके द्वारा अपने को पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। आप वो नियम के अनुसार कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की मूल अवस्था यानी तलस्थ अवस्था में विभिन्न कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किसमें, उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक, उसके बाद उससे अधिक वाले, और उसके बाद में फिर और उससे अधिक वाली ऊर्जा वाले कक्षक उनमें भरे जाएंगे, इसी क्रम में उपलब्ध रहता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही पाउली का अपवर्जन नियम है, हुंड का जो अधिकतम बहुलकता का नियम है, तथा कक्षकों की अपेक्षिक ऊर्जाओं का नियम है, ये सब इन पे ही आधारित है। कक्षकों में ऊर्जा का क्रम है वो निम्न प्रकार होता है। कैसे होगा, तो सबसे पहले 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s। अब इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कैसे याद रख सकते हो, जैसे एस है तो इसका मतलब हो गया स्कूल स्कूल, उसके बाद में पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद में जैसे डी से आप याद रख लो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब एफ से फैंटास्टिक, तो फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी सेम चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट करनी है। और फिर अपने को क्रम लगा सकते हैं, जैसे एस का यहाँ से लगाना शुरू किया 1 2, यहाँ आया तो 3, उसके बाद में जैसे यहाँ आया तो 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ऐसे ही अपन एस के बाद में पी है तो पी का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऊर्जा स्तर में है तो यहाँ से 2 से शुरू होगा, तो 2 हो गया, उसके बाद में 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद में जैसे डी है वो इससे शुरू हो रहा है तो यहाँ से 3D लिखेंगे, एफ है वो चौथे ऊर्जा स्तर से शुरू हो रहा है तो क्या लिखेंगे 4F। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, जो ट्रिक मैंने बताई है वो रिपीट कर लेना या साइड में लिख भी लेना, जैसे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्रम भी इनका जैसे ऊपर से है वैसे 1s 2s 2p 3s जो यहाँ दे रखा है ना, ये का ये क्रम यहाँ लिखा हुआ है डिटेल से। अब इसी के आधार पे अपन देखते हैं जो आपबो का नियम है उस पर आधारित है पाउली का अपवर्जन नियम, तो उसको देखते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम है ये क्या बताता है। तो इसके अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। पाउली ने क्या बोला था कि कोई भी जो परमाणु है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं वो क्या नहीं होगी, कभी भी समान नहीं होगी। और किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण से भरे जाएं तो उनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या +1
तथा +1/2 तथा -1/2 होती है, जिसका मान अन्य क्वांटम संख्याओं से क्या होता है, भिन्न होता है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी है जो बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, अधिकतम कितनी क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, तो 3 हो सकती है। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन है वो जैसे RSSMB है उसके द्वारा, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, इन सब में पूछा है, बहुत बार पूछा है। ये मान लो कि रिपीट करते ही हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम 3 संख्याएं क्या हो सकती है, समान हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है किस नियम के आधार पर उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, तो पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर रखे जाते हैं। उसके बाद में पाउली का अपवर्जन नियम है, तो जैसे उपकोष है S, P, D, F है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, S में होंगे 2, P में होंगे 6, D में होंगे 10 और F में होंगे 14। तो ये भी अपने को पूछ सकते हैं कि कौन से उपकोष है उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ये भी आपो के नियम के आधारित ही है। तो इसको देखते हैं हुंड ने क्या बताया था। सीधा सा इसमें इतना याद रख सकते हो कि हुंड ने ये बोला था कि झुंड मत करो। क्या मत करो, झुंड मत करो। हुंड ने बोला था कि झुंड मत करो। अब कैसे नहीं करना है वो मैं बताता हूँ आपको, कि इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन न भरे जाएं। इसने बोला था जैसे P3 है, तो ये नहीं कि 2 इसमें भर दिए और 1 इसमें भर दिए, ये 2 भर दिए, इसका मतलब यहाँ तो झुंड कर दिया। हुंड ने बोला था कि झुंड नहीं करना है, इसका मतलब क्या करना है, अलग अलग भरने हैं। अब अगर 4 होते, क्या होते, P4 होता, तो एक यहाँ और आ जाता, ये बताया था हुंड ने। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से पूर्व समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा जाना आवश्यक है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, क्योंकि समभ्रंश कक्षकों में समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ये किसने बताया था, हुंड ने। तो याद रखने के लिए इतना याद रख लो कि हुंड ने बोला था झुंड नहीं करना है। हुंड का नियम किस कक्षक पर लागू नहीं होता है, तो S पर नहीं होता है, क्योंकि S ब्लॉक में केवल एक ही कक्षक पाया जाता है, इसलिए झुंड क्या करेंगे, अगर S में भरना है तो इसका मतलब एक में ही भरना होगा, उसके अलावा सब पे लागू होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं N+L का नियम। ये नियम क्या है, तो इसे इसका उपनाम क्या है, बोरबरी। क्या नाम है, बोरबरी। तो यानी इसे बोरबरी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जहां मुख्य क्वांटम संख्या एवं जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है इनका योग क्या होता है, N+L है, इससे कम होता है, वहीं सबसे पहले प्रवेश करता है। उसके बाद में यदि किन्हीं 2 कक्षकों के लिए N+L का मान है वो समान हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिस कक्षक में मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम हो। पहले तो क्या रखा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या दोनों के लिए N+L है, इसका मान जिसमें कम होता है उसमें। लेकिन अगर दोनों का मान क्या होता है, समान हो, तो पहले किस में भरा जाएगा, तो जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है वहीं। N+L जैसे यहाँ है 2+1, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा। यहाँ 3+2 है और यहाँ 2+1 है, तो पहले कौन से में करेगा, 2+1 में। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वांटम संख्याएं। ये क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो कि कक्षकों का आकार, अभिविन्यास, कोणीय संवेग, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा चक्रण को दर्शाने के लिए आवश्यक संख्याएं क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। इनके द्वारा अपन है वो कक्षकों का आकार देखते हैं, अभिविन्यास है वो कैसा है, कोणीय संवेग कैसा है, ऊर्जा स्तर कैसे है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, चक्रण है, इन सब को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्वांटम संख्याओं को। और मुख्यतः अपन 4 टाइप की क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या जिसे N से अपन दर्शाते हैं, द्विगुणित क्वांटम संख्या जिसे L से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से और चक्रण क्वांटम संख्या को S से। और चक्रण क्वांटम संख्या है वो +1/2 या -1/2 होती है। इनका तो अपन आगे डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कैसे कैसे होती है इसके अंदर। कि मुख्य क्वांटम संख्या जिसे अपन N से दर्शाते हैं, स्मॉल n से, इस संख्या के बारे में बोर ने बताया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, तो चारों क्वांटम संख्या है, चारों के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया, तो उनका भी ध्यान में रखना। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, बोर ने बताया था। और मुख्य क्वांटम संख्या कोष या कक्षा को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, कोष या कक्षा को। ये कक्षक का आकार भी दर्शाती है। क्या दर्शाती है, कक्षक का आकार। ये कक्षक की ऊर्जा भी दर्शाती है। तो क्या क्या दर्शा रही है, देखो, कोष या कक्षा दर्शा रही है, आकार दर्शा रही है और ऊर्जा दर्शा रही है। इसका मान है वो 1 से लेकर किसी भी पूर्णांक संख्या तक हो सकता है, यानी 1 से लेकर अनंत तक इसका मान हो सकता है। 1 है तो इसका मतलब K, 2 है तो L, 3 है तो M,
4 है तो n, ऐसे दर्शाते हैं अपन। n का मान बढ़ने पर कोष में कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और किसी भी कक्षक में कक्षकों की संख्या वो क्या होती है तो n² होती है, ये भी ध्यान में रखना। n का मान बढ़ने पर कोष या कक्षक का आकार बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी है वो भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की अगर नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अतः n का मान क्या होगा, बढ़ने पर कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती है, और जिससे क्या होता है स्थायित्व घटता जाता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर जाता है तो परमाणु का स्थायित्व घटता जाता है। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, यानी कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होगी, कभी भी इसका मान शून्य नहीं होगा। ध्यान में क्या रखना है, इसे n से दर्शाते हैं। सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, बोर ने बताया था। ये क्या दर्शाते हैं तो कोष या कक्षा, आकार या और ऊर्जा, इनका मान क्या होता है तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होती है। और कोष या कक्षों की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं तो n² से। बस इतना ध्यान में रख लो, ये n मुख्य क्वांटम संख्या ये अपनी कवर हो जाती है। उसके बाद में अपनी है जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं होता, और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कक्षकों की संख्या तो क्या होती है n², और कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 2n²। जहाँ कक्षा है वो k, l, m, n ऐसे अपन अगर आगे चलते रहेंगे, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो क्रमशः कैसे होंगे, k के अंदर कितने होते हैं 2, क्योंकि k पहली कक्षा है तो इसका मतलब n की जगह क्या आ जाएगा 1, और 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2। l कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो n की जगह 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ऐसे ये 18, ये 32, ऐसे चलता रहता है। अब कक्षक क्या होते हैं तो किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। ध्यान में रखना ये सब। उसके बाद में दूसरी है द्विगुणित क्वांटम संख्या। अपनी क्लास है वो 22 मिनट की हो गई, तो ये जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है या जो 2 और बची है अपने, इनका अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। और उसके साथ में इस टॉपिक से संबंधित जो भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQs हैं, उनका भी अध्ययन करने वाले नेक्स्ट क्लास में। और अपनी ये 3 क्लास में यानी 1 घंटे की क्लास होगी, 20 मिनट की कल हो गई, 20 मिनट की आज, और 20 मिनट की और होगी, तो 1 घंटे में ये अपना एटम यानी परमाणु का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देते रहना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासें होती है उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।